नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है, जिस फैसले के बाद हजारों की संख्या में सैनिक और हजारों की संख्या में पेंशनर्स को न्याय मिलने का रास्ता साफ हुआ है। अब मिलिट्री सर्विस पे भी इनको मिल पाएगा। अब इनको वन रैंक वन पेंशन का भी फायदा मिल पाएगा। ऐसी स्थितियां बन रही हैं क्योंकि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया है इन सैनिकों और पेंशनर्स के फेवर में। जी हां, माननीय हाईकोर्ट का फैसले का कॉपी मेरे पास है। मैं आपको आगे समझाऊंगा कि किस तरीके से माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। आखिर विषय क्या है, किन कर्मचारियों या किन सैनिकों और किन पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा, ये आगे जानेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, हाल फिलहाल में 8वें पे कमीशन को लेकर के संसद के अंदर से मूलतः दो विषयों के ऊपर चर्चा हुई है और सरकार ने अपनी स्थिति सामने रखी है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में इन्हीं दो विषयों को लेकर के। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से 1 दिसंबर 2025 को एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया है, जो कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में आसाम राइफल्स के सैनिकों को और उनके पेंशनर्स को न्याय दिलाने का काम करेगी। लेकिन क्या माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला काफी है? क्या अब आगे पेंशनर्स और कर्मचारी जो आसाम राइफल्स के हैं उनको ये अधिकार, ये हक फौज के बराबर का, यानी कि इंडियन आर्मी के बराबर का मिल जाएगा? ये बिल्कुल जायज मांग है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। सदियों से चली हुई ये मांग है। कई साल हो गए कि आसाम राइफल्स को फौज के बराबर का दर्जा दिया जाए, ये मांग चलती आ रही है। और माननीय कोर्ट में जब केस गया तो माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने अब आसाम राइफल्स के सैनिकों और जो पेंशनर्स हैं उनके फेवर में आदेश तो दे दिया। इससे पहले आपको थोड़ा बता दूं कि आखिर आसाम राइफल्स का रोल क्या होता है। क्या फौज से कहीं भी किसी भी लिहाज से वो कम रोल अदा करते हैं देश की सुरक्षा में? इसकी जानकारी आपको होना जरूरी है दोस्तों। असम राइफल्स, जिसे द सेंटिनल ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर के प्रहरियों के नाम से जाना जाता है, भारतीय सुरक्षा बलों की सबसे पुरानी और गौरवशाली पैरामिलिट्री इकाइयों में से एक है। इसकी स्थापना सन 1835 में हुई थी और तब से यह बल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा, शांति एवं विकास में अद्वितीय योगदान देता आ रहा है। असम राइफल्स की शुरुआत एक स्थानीय मिलिशिया बल के रूप में हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ एक संगठित, अनुशासित और अत्यंत सक्षम सैन्य शक्ति के रूप में विकसित हुई। इस बल ने ब्रिटिश शासनकाल से लेकर के स्वतंत्र भारत तक अनेक महत्वपूर्ण अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई है। असम राइफल्स के जवान कठिनतम भूभागों, घने जंगल, ऊंचे पर्वत और दुर्गम सीमाई क्षेत्रों में लगातार तैनात रहते हैं। वे न केवल आतंकवाद रोधी अभियानों में अग्रिम पंक्ति में रहते हैं, बल्कि सीमाओं की सुरक्षा, तस्करी नियंत्रण और संवेदनशील क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने का भी दायित्व भी निभाते हैं। असम राइफल्स के अनेक जवानों ने अदम्य साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति के लिए वीरता पदक, शौर्य चक्र और अन्य सम्मानों से ऐतिहासिक इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। इनका पराक्रम भारतीय सैन्य परंपराओं की ऊंची मिसाल है। असम राइफल्स केवल एक सुरक्षा बल ही नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा में सदैव तत्पर संगठन है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं, स्कूल और आधारभूत सुविधाएं विकसित करने में सहायता, आपदा के समय राहत और बचाव कार्य, इन सब में असम राइफल्स अग्रसर रहता है। स्थानीय नागरिकों के साथ उनका गहरा विश्वास और सहयोग पूर्वोत्तर में शांति और विकास की महत्वपूर्ण नींव है। असम राइफल्स का प्रत्येक जाबाज देश की संप्रभुता और एकता की प्रहरी है। उनकी निष्ठा, साहस और समर्पण भारत को गौरवान्वित करता है। आज भारत का हर नागरिक इस अद्वितीय बल के कर्तव्यपरायण, जिम्मेवारी और बलिदान का सम्मान करता है। लेकिन क्या इनको समान अधिकार, समान पे, पेंशन मिलना क्या जायज नहीं है? अगर सदियों से इतना पुराना एक सुरक्षा बल है और तो और आप सबसे बड़ी आप विडंबना देखिए, आसाम राइफल्स में जितने भी जवान या जेसीओस तो आसाम राइफल्स के हैं, लेकिन उनमें कमांड करने वाले जो कमांडिंग जो अधिकारी होते हैं, जो कमांड करने वाले अधिकारी होते हैं, वो भारतीय सेना से डेपुटेशन में आते हैं।
तो इसका मतलब यह बनता है कि सारी जो कानून व्यवस्था है, जो रहन सहन है, जो चाल चलन है, जो डिसिप्लिन है, सब कुछ भारतीय सेना का ही है आसाम राइफल्स में। और इस वजह से भी आसाम राइफल्स का यह दावा कि हमें फौज के बराबर का ही सारी सुविधाएं दी जाए, कहीं ना कहीं जायज लगती हैं। दोस्तों वैसे देखा जाए तो ईसीएचएस की जो सुविधा है, रिटायरमेंट के बाद जो पूर्व सैनिकों को, जो फौज के सैनिकों को मिलता है, वो आसाम राइफल्स के भी सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए लागू है। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का इल्म है कि आसाम राइफल्स फौज के बराबर का ही जो सुविधाओं का हकदार है। तो कहीं ना कहीं माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का ये जो फैसला है, ये एक अहम फैसला है दोस्तों। लेकिन क्या ये फैसला काफी है? इसके लिए हमें चल के समझना पड़ेगा जो फैसला आया है उसको। तो चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण विषय पर सुनवाई खत्म होने के बाद 12 नवंबर 2025 को माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले को रिजर्व रखा था, जिसको 1 दिसंबर 2025 को सुना दिया गया है। और ये फैसला है आसाम राइफल्स के जो सैनिक हैं या जो पेंशनर्स हैं उनके संबंध में। जी हां, आप फैसले का कॉपी सामने देख पा रहे हैं, जिसमें माननीय कोर्ट ने आसाम राइफल्स को भी आर्मी के जैसे ही सुविधाएं देने का फैसला सुनाया है। लेकिन क्या यह फैसला फाइनल फैसला होगा? और माननीय कोर्ट ने किस तरीके से फैसले में अपने लाइंस या अपने टिप्पणियां की हैं, वो समझना जरूरी है। तो क्या माननीय कोर्ट ने सरकार को 2 टूक ये आदेश दे दिया कि अब आसाम राइफल्स के जितने भी कर्मचारी हैं उनको फौज की तरह ही, इंडियन आर्मी की तरह ही सुविधाएं दी जाए, या जो भी पेमेंट या भत्ते मिलते हैं वो दी जाएं, या तो जो भी रिटायरमेंट के बाद सुविधाएं होती हैं जैसे कि 1 रैंक 1 पेंशन हो गया, या बाकी जो भी सुविधाएं होती हैं वो देने के लिए क्या माननीय कोर्ट ने आदेश दे दिया है? दोस्तों, ये केस काफी पुराना है। इस केस में सुनवाई हुई, सुनवाई होने के बाद अब फाइनल फैसला भी आ गया दिल्ली हाईकोर्ट का। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तरीके का फैसला सुनाया है, क्या ये फाइनल फैसला हो पाएगा इस केस को लेकर के? कि सरकार ने जो एफिडेविट दायर की है उसमें किस तरीके की बातें सामने आई हैं, ये देखिए। इसमें लिखा गया है कि आर्मी का जो ड्यूटी है वो क्या है? टू डिफेंड द नेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, टू प्रोटेक्ट वाइटल नेशनल इंटरेस्ट एंड टू फुलफिल नेशनल मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जबकि आसाम राइफल्स का क्या उद्देश्य है, क्या ड्यूटी है? टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, टू कैरी आउट counter insurgency operations and to act in aid of civil authorities for the maintenance of law and order and the matter connected therewith। यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ बदलाव दिखा दिया सरकार ने एफिडेविट में। और साथ ही साथ सरकार ने जो सर्विस का लेंथ होता है वो भी यहाँ पर दिखा दिया। जैसे कि इंडियन आर्मी की बात करें तो एक सिपाही है या तो 42 साल तक रहेगा या सर्विस के 19 साल होने तक रहेगा, राइफलमैन रैंक वाला सिपाही। जबकि वही चीज अगर आसाम राइफल्स के केस में हम कंपेयर करें तो 60 साल तक सर्विस कर सकते हैं वो तो, और बाकी सीएपीएफ में भी कांस्टेबल रैंक के 60 साल तक कर सकते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं इस कंपैरिजन में, इस टेबल में सरकार की तरफ से दायर की गई एफिडेविट के इस कंपैरिजन में सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की है कि आर्मी का जो सर्विस लेंथ है या जो रैंक स्ट्रक्चर के हिसाब से उनका सर्विस होता है वो कम होता है कंपेरेटिवली आसाम राइफल्स या सीएपीएफ के साथ। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कंपैरिजन दिखाने की कोशिश की गई है। और महत्वपूर्ण जो बात है दोस्तों वो आपको यहाँ पर समझने को मिलेगी। 27 नंबर पैराग्राफ में आप देखिए, फर्दर मोर पेइंग द इमोलुमेंट्स एंड सैलरी एक्सेट्रा लाइज विद इन द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो सारा का सारा भारत सरकार जो या तो फिर एम्प्लॉयर उनके ऊपर ही निर्भर करेगा, यह माननीय कोर्ट ने साफ साफ कहा है। और साथ ही कहा है द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज in exercise of its extraordinary jurisdiction cannot issue any direction in this regard। यानी कि आसाम राइफल्स वालों को बराबर का पेमेंट दे दो, उनको बराबर का पेंशन दे दो, ऐसा हाई कोर्ट साफ साफ आदेश केंद्र सरकार को नहीं दे सकती, जो कि 226 नंबर जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके हिसाब से ये प्रावधान है। ये माननीय कोर्ट ने साफ साफ कहा है 27 नंबर पैराग्राफ में। और 28 नंबर पैराग्राफ में हालांकि माननीय कोर्ट ने कहा है कि कैसे तीसरे पे कमीशन तक सही पूरा आसाम राइफल्स को भी सुविधाएं मिलती थी, फिर चौथे के बाद कैसे ये परिवर्तन हो गया उसके ऊपर सवाल खड़ा किया है। और 29 नंबर पैराग्राफ में कहा है द पिटिशनर में देयरफॉर submit a comprehensive representation to the competent authorities highlighting their grievances
in relation to the parity in pay and other emoluments which seems to be have been diluted after the fourth central pay commission। यानी कि जो भी पिटिशनर हैं ये अब अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं सरकार को, जिसमें वो इस पॉइंट को जरूर जो है सामने रख सकते हैं कि चौथे पे कमीशन के बाद किस तरीके से उनके अधिकारों का हनन हुआ है। इस तरीके की बातें यहाँ कही गई है। द कंसर्न ऑथोरिटीज शैल कंसीडर सच रिप्रेजेंटेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। यानी कि जो कंसर्न ऑथोरिटीज हैं, यानी कि मान लीजिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय हो या रक्षा मंत्रालय हो, जिसको भी ये पिटिशन, ये ग्रीवेंसेस जाएंगे इन पिटिशनर के, उनको 3 महीने के अंदर उसको जो है निपटारा किया जाए, ऐसा इस कोर्ट के ऑर्डर में, इस जजमेंट में कहा गया है। रिट पिटिशन along with pending applications if any stands disposed of accordingly। तो आप सबने देखा दोस्तों, माननीय हाईकोर्ट के इस फैसले में कहीं ना कहीं सरकार के लिए साफ रास्ता दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट जाने का, क्योंकि माननीय कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी बता दिया कि 226 नंबर जो आर्टिकल है वो उनको अधिकार नहीं देता है कि सरकार के ऊपर वो प्रेशर डालें कि कर्मचारियों को या जो भी आसाम राइफल्स के सैनिक हैं या पेंशनर हैं उनको पूरा का पूरा अधिकार आप दे दें। तो कहीं ना कहीं लड़ाई आगे बाकी दिखाई दे रही है। लेकिन हालांकि अगर अंतरिम राहत के तौर पर हम देखें तो माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक फैसला है, और अपील हमारी ये भी है सरकार से कि इसी फैसले के तहत, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के इसी फैसले को मानते हुए सरकार आसाम राइफल्स के जितने भी सैनिक हैं, जितने भी पेंशनर्स हैं, उनको इसी आदेश के तहत ही सारी सुविधाएं लागू कर दे। ये बिल्कुल उनका जायज हक है, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आसाम राइफल्स भी उतनी ही और उतनी मुस्तैदी से, उतनी ही साहस और वीरता के साथ ड्यूटी करता है जितनी भारतीय सेना करती है। तो कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ जैसे कोर्ट के फैसले में भी कहा गया है कि तीसरे पे कमीशन तक उसका प्रावधान था, चौथे में उनको डिप्राइव किया गया है। तो ऐसे में आने वाले समय में सही समय है, या तो सरकार 8वें पे कमीशन को ये मुद्दा भेज दे ताकि 8वां पे कमीशन में डिस्कस हो करके कहीं ना कहीं जो चौथे पे कमीशन में गलती है उसको सुधारते हुए आसाम राइफल्स के जितने भी कर्मचारी या पेंशनर्स हैं उनको उनका अधिकार मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, ये हुआ है पहला मुद्दा। अब दूसरे मुद्दे की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल फिलहाल में लोकसभा और राज्यसभा में जो पे कमीशन को लेकर के 2 महत्वपूर्ण सवाल हुए हैं दोस्तों, जिनमें से एक सवाल तो ये है कि क्या भारत की सरकार 50% डीएडीआर को 8वें पे कमीशन से पहले मर्ज करेगी, जिसका कहीं ना कहीं सरकार ने गोलमोल जवाब दिया है। सरकार ने सीधे सीधे ना नहीं कहा है। सरकार ने सामने जो जवाब सरकार ने दिया था उसी को आप देख पा रहे हैं, जिसमें सरकार ने यही कहा है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। दोस्तों, गौरतलब है कि पिछले दिनों जब भी 8वें पे कमीशन को लेकर सरकार से सवाल किया जाता था संसद के अंदर, आज से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले, तब भी सरकार 8वें पे कमीशन को लेकर भी यही जवाब देती थी। और कहीं ना कहीं जब समय आया 2025 के जनवरी के महीने में सरकार ने 8वें पे कमीशन की घोषणा कर दी। तो ऐसे ही जब 50% डीएडीआर मर्ज का सवाल संसद में पूछा गया तो सरकार ने जवाब दिया कि अभी ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो इससे हम ये भी मान के चल सकते हैं कि आने वाले समय में जब भी परिस्थितियां ऐसी बन जाए या कभी भी कहीं ऐसे चुनाव के माहौल हो जिसमें सरकार को इस 50% डीएडीआर मर्ज का कोई फायदा दिखाई दे, तो हो सकता है कि सरकार 50% डीएडीआर को मर्ज करे। अब दूसरा सवाल भी सरकार से राज्यसभा में पूछा गया था कि क्या पेंशनर को सरकार 8वें पे कमीशन में फायदा नहीं देगी, जैसा कि पूरा सोशल मीडिया या मीडिया में भी खबरें चल रही हैं। तो इसको लेकर के सरकार ने जो जवाब दिया, जो सामने आप सवाल जवाब का ब्यौरा देख पा रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार ने इस बात का क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि जो 8वां पे कमीशन है वो कर्मचारियों के पेमेंट अलाउंस के साथ साथ ही पेंशन के ऊपर भी अपना रिकमेंडेशन सबमिट करेगा। तो ऐसे में पेंशनर के मन में एक जो चिंता थी कि शायद 8वां पे कमीशन का फायदा पुराने पेंशनर्स को ना मिल पाए, कहीं ना कहीं राज्यसभा में भारत सरकार के दिए गए इस जवाब से उस चिंता में थोड़ा सा विराम लगा है। लेकिन फिर भी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नॉन कंट्रीब्यूटरी जैसे शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया है, उन शब्दों का जो है वहां से डिलीशन होना चाहिए, उसको वहां से बदला जाना चाहिए, क्योंकि जब तक इन शब्दों का इस्तेमाल वहां रहेगा, कहीं ना कहीं 8वां पे कमीशन में जो कमेटी बनी है वो भी उसी शब्दों को लेकर के कहीं आगे खेल ना कर दे। इस वजह से अब सरकार से यही गुजारिश है, और बहुत सारी संस्थाओं ने भी
इस बात को सरकार के पास पहुंचाया है कि जिन शब्दावली का इस्तेमाल जो 8वें पे कमीशन के टीओआर में किया गया है उसको बदलाव किया जाए। तो ये मांग है सभी कर्मचारी पेंशनर्स की, ताकि आने वाले समय में कोई असमंजस पे कमीशन को भी ना रहे, पे कमीशन का जो रिकमेंडेशन सबमिट करते समय। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं दो महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।